वेलकम बच्चों। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे वह है 4 मई आंदोलन 1919। 4 मई आंदोलन 1919 चीन देश में हुआ था। चूंकि यह आंदोलन 4 मई के दिन प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस आंदोलन का नाम जो था वो 4 मई आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रश्न को हम लोगों को अच्छी तरह से देखना होगा। यानी 4 मई आंदोलन से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर को देते वक्त हम लोगों को 3 चीजों पर ध्यान रखना होगा। एक, जो आंदोलन हुआ था उसका क्या कारण था। दूसरा, ये जो आंदोलन हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा। और तीसरा, इस आंदोलन की क्या प्रकृति थी। तो आंदोलन के कारण, प्रभाव और प्रकृति की चर्चा आज हम लोग विशेष रूप से करते हैं। चीन हमारा पड़ोसी देश है और आज आधुनिक चीन को जो हम लोग देख रहे हैं वो सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, व्यापार हर क्षेत्र में उन्नतशील है और यह एक विकसित देश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पहले जो चीन था वो सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, व्यापार हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था और चीनी लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखते थे। अर्थात चीनी लोगों का मानना था कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा शिक्षा, हमारा संस्कार, हमारी राजनीति दूसरों से बहुत अच्छी है और हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये लोग विदेशियों से काफी घृणा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा तो बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी जो थे वो चीन में प्रवेश किए। तो यूरोपीय व्यापारियों के चीन में प्रवेश करने से यूरोपीय व्यापारी चीन में व्यापार करने के लिए आते थे। व्यापार के नाते धीरे धीरे इन व्यापारियों के साथ बहुत सारे पादरी लोग भी चीन में आए और इन पादरियों के आने से चीन जो था इन पादरियों के संपर्क में आए और बहुत सारे चीनियों ने ईसाई धर्म को अपनाया। और साथ ही साथ जब यूरोपीय व्यापारी व्यापार करने के लिए आए तो चीन की सभ्यता यूरोप की सभ्यता और संस्कृति से मिली। तो कुछ समय के लिए चीन वासियों को लगा कि हमें भी शिक्षित होने की आवश्यकता है, हमें भी ज्ञान की आवश्यकता है। माने यह भावना जो थी वो धीरे धीरे उन लोगों में फैलने लगी। आप लोगों ने अध्याय 3 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार कैंटन बंदरगाह को लेकर विवाद हुआ और किस प्रकार यूरोपीय शक्तियों ने, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि फ्रांस, जैसे यूएसए, जैसे जापान ने चीन के साथ अपमानजनक संधियां की और चीन का काफी आर्थिक शोषण किया। इन सारे चीजों को हम लोगों ने लेसन 3 के अंतर्गत देखा है। तो इस 4 मई आंदोलन के कारण के संदर्भ में हम लोगों को थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना होगा। तो पृष्ठभूमि में जाना होगा तो संक्षेप में पहले यही बोलना होगा कि पहले का जो चीनी लोग थे वो सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे और वो लोग पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब यूरोपीय व्यापारी हम चीन देश में प्रवेश किए तो एक यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति चीन में आई। चीन वासियों ने यूरोपीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा के महत्व को समझा, उनको ग्रहण किया। तो उन लोगों को भी लगा कि हम लोगों को विकास करने की आवश्यकता है। 1894-95 ईस्वी में चीन और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें चीन बुरी तरह से पराजित हुआ। तब चीन वासियों को लगा कि विदेशी शक्तियों से अगर मुकाबला करना है तो हम लोगों को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। बच्चों, इस तरह से समझोगे कि हमारे मम्मी पापा देखा जाए तो बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो वो चाहते थे कि हमारे जो पुत्र हैं, हमारी जो पुत्रियां हैं वो हम लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे। हम लोग जितना पढ़े लिखे हैं हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो पुत्र और पुत्रियां होंगी वो भी हमसे ज़्यादा पढ़ें। क्यों? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग अज्ञानता को दूर कर सकते हैं और विकास को पा सकते हैं। जब विदेशी शक्तियों के अत्याचार से चीनी लोग त्रस्त हो गए तब उन लोगों को लगा कि शिक्षा के माध्यम से ही इस अत्याचार को दूर किया जा सकता है।
फलस्वरूप 1895 ईस्वी के बाद से चीन में एक प्रकार की बौद्धिक जागरण हुआ और ये बौद्धिक जागरण कंटिन्यू 1911 ईस्वी तक चला। उसके पहले 1898 ईस्वी में चीन में 100 दिवसीय सुधार हुआ। 100 दिवसीय सुधार में भी इस बात पर जोर दिया गया कि चीन में सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो ताकि विदेशी शक्तियों का कम से कम शोषण हो सके। तो ये थी पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य कारण क्या था जिसके कारण 4 मई आंदोलन हुआ। इसको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं। 1911 ईस्वी में चीन में एक क्रांति हुई जिसे चीनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रांति थी ये राजतंत्र के विरुद्ध हुई थी, अर्थात प्रजा ने राजा के विरुद्ध में क्रांति छेड़ दी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र को हटाना है और राजतंत्र के स्थान पर इस चीज को लाना है तो प्रजातंत्र को लाना है। और इस क्रांति के नायक कौन थे? तो इस क्रांति के नायक जो थे वो डॉक्टर सन्यात सेन थे। और ये क्रांति सफल हुई और क्रांति सफल होने के फलस्वरूप राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र आया। ये बात क्लियर हो गया। जैसे ही प्रजातंत्र आया तो प्रजातंत्र आने के फलस्वरूप पहले यह तय हुआ कि डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन युआन शी काई, ये जो युआन शी काई थे, ये राजतंत्र माने चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति के समय जो वंश था उसको किंग वंश बोल रहे हैं, उस वंश के एक प्रमुख सेनापति थे युआन शी काई। तो युआन शी काई ने चीन में गृह युद्ध छेड़ दिया। तो गृह युद्ध छेड़ने के फलस्वरूप चीन फिर अशांत हो गया। तो डॉक्टर सन्यास सेन ने यह सोचा कि गृह युद्ध से अच्छा है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो किसको दे दिया जाए, युआन शी काई को दे दिया जाए। फलस्वरूप उन्होंने अपना पद युआन शी काई को दे दिया। युआन शी काई जैसे ही चीन का राष्ट्रपति बना तो उसने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन लाया। वह प्रजातंत्र का तो शासक बना, लेकिन वह चाहता था कि फिर से राजतंत्र स्थापित हो। एक दूसरा, चीन की जनता के बहुत सारे अधिकारों को उसने छीन लिया। फलस्वरूप चीनी जनता को यह लगा कि युआन शी काई जो है वो प्रजातंत्र का हनन कर रहा है। फलस्वरूप चीनी जनता का एक वर्ग जो था युआन शी काई के नीतियों के विरोध में चला गया। ये प्रथम कारण हुआ। दूसरा कारण देखते हैं। 1913 ईस्वी में डॉक्टर सन्यास सेन को यह लगा कि युआन शी काई निरंतर जनता का शोषण कर रही है, उसके अधिकारों का हनन कर रही है। फलस्वरूप एक फिर से गृह युद्ध का वातावरण छिड़ गया और फिर से चीन में एक दूसरी क्रांति शुरू हो गई। इसको हम लोग दूसरी क्रांति इसलिए बोल रहे हैं कि पहली क्रांति कब देख रहे हैं हम, 1911 ईस्वी में। इस क्रांति में अंततः लड़ाई जो था वो डॉक्टर सन्यास सेन और डॉक्टर सन्यास सेन और किसके साथ हुआ, युआन शी काई की सेना के साथ हुआ। यानी कि एक तरफ युआन शी काई की सेना है और एक तरफ डॉक्टर सन्यास सेन की सेना है। इस लड़ाई में अंततः जीत किसकी हुई, तो युआन शी काई की जीत हो गई। युआन शी की जैसे ही जीत हो गई तो फलस्वरूप डॉक्टर सन्यास सेन जो कुओमितांग दल के नेता थे उस कुओमितांग दल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कुओमितांग दल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना भी इस आंदोलन का एक प्रमुख कारण था। अगला हम लोग देखते हैं। ठीक 1913 ईस्वी में एक घटना घटी। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरफ मित्र राष्ट्र है और एक तरफ कौन राष्ट्र है, तो धुरी राष्ट्र है। एक तरफ मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र है। जापान जो था वो किसमें था, तो वो धुरी राष्ट्र में था। तो पहले चीन के शांतुंग प्रांत पर जर्मनी का अधिकार था,
लेकिन फिर से 1914 ईस्वी में जैसे ही प्रथम विश्व छिड़ा तो इस शांतुंग प्रांत पर किसका अधिकार हो गया? जापान का अधिकार हो गया। और जापान का जैसे ही अधिकार हो गया तो जापान जो था वो चीन को अपना उपनिवेश मानने लगा और जापान ने चीन के सामने 21 मांगे रखी। ये 21 मांगे काफी अपमानजनक थी, जिसे युआन शिकाई ने एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब ग्रहण कर लिया था। युआन शिकाई ने क्यों ग्रहण कर लिया था? इसलिए क्योंकि जापान ने ये आश्वासन दिया था कि यदि प्रथम विश्व वो जीत जाता है और प्रथम विश्व समाप्त हो जाता है तो फिर से चीन में किस चीज की स्थापना होगी? तो राजतंत्र की स्थापना होगी और किसको सम्राट बना दिया जाएगा? तो युआन शिकाई को सम्राट बना दिया जाएगा। ये संधि काफी अपमानजनक थी, इसलिए चीनी जनता चाहती थी कि इस संधि पर हस्ताक्षर ना हो, लेकिन इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया किसके द्वारा? तो युआन शिकाई के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व जो था वो 1918। यहाँ पर और एक बात हम बोल दें कि 1914 ईस्वी में जापान की 21 मांगों को स्वीकार कर लिया गया। फलस्वरूप चीन की जनता को यह लगा कि जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना होगा, इसलिए जापान का समर्थन न करने के लिए चीन की जनता जो थी वो किसका साथ दी? मित्र राष्ट्र का। मित्र राष्ट्र का कहने का मतलब किसका? ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कब युद्ध में शामिल हो गए? 1915 ईस्वी में वो भी युद्ध में शामिल हो गए। यहां तक समझ में आया बच्चों? 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व समाप्त हुआ। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व समाप्त हुआ। प्रथम विश्व जब समाप्त हुआ तो प्रथम विश्व के समाप्त के बाद वर्साई की संधि के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो वर्साई की संधि हुई तो वर्साई की संधि में यह किया गया कि जो शांतुंग प्रांत था वो शांतुंग प्रांत फिर से किसको दे दिया गया? जापान को दे दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि चीनी जनता प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए भाग ली थी कि उसे औपनिवेशीकरण से मुक्ति मिलेगा, लेकिन फिर वही चीज देखा जा रहा है कि फिर से शांतुंग प्रांत उसके ही दुश्मन किसको दे दिया गया? जापान को दे दिया गया। तो इससे चीनी जनता जो थी वो नाराज हो गई। तो इस चीज को हम लोगों को चार कारण के रूप में देखना है। तो हम लोग कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि इन चार कारणों से एक बम तैयार हुआ। बस एक माचिस, मतलब एक आग की जरूरत थी इस बम को फोड़ने के लिए। तो ये जो आग था वो कहाँ से मिला? तो ये आग हम लोग देखते हैं फिर कहाँ से मिला। तो हम लोग जानते हैं कि पेरिस की संधि हुई। तो पेरिस की संधि में चीन के जो प्रतिनिधि गए थे तो चीन के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि जापान की 21 मांगों को रद्द कर दिया जाए। जापान ने चीन के जिस शांतुंग प्रांत को हड़प कर रखा है उसे आज़ाद कर दिया जाए, हम लोगों को भी औपनिवेशीकरण से मुक्त कर दिया जाए। तो मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने कहा कि हम लोग आप लोगों की इस बात को सुनेंगे नहीं। फलस्वरूप पेरिस में जब ये घटना घटी, पेरिस सम्मेलन में जब ये वार्तालाप चल रहा था, तो जैसे ही ये खबर चीन में पहुंची तो वो दिन कौन सा था? तो वो दिन था 4 मई। तो 4 मई के दिन पीकिंग विश्वविद्यालय के 5000 से भी अधिक छात्र, शिक्षक सभी एक जगह एकत्रित हुए और उस जगह का नाम क्या था? तिएनमेन स्क्वायर। इस जगह एकत्रित हुए इस विरोध में कि हम लोग इस घोषणा का माने इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग जापान के अधीन रहेंगे। फलस्वरूप उन्होंने अपने राजा के विरुद्ध में माने अपने राष्ट्रपति के विरुद्ध में, युआन शिकाई के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ दिया। चूंकि आंदोलन 4 मई को शुरू हुआ था इसलिए 4 मई आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में विशेषकर छात्रों ने भाग लिया। इस आंदोलन में व्यापारियों ने भी भाग लिया। व्यापारियों का भाग लेने का कारण क्या था? क्योंकि जापान का पूरा सामान चीन में आकर बिक्री होता था। तो चीन में आकर बिक्री होने से चीन का जो सामान था वो दूसरे देशों में नहीं जा पाता था। फलस्वरूप यहाँ के व्यापारियों को काफी नुकसान होता था। फलस्वरूप एक व्यापारी वर्ग भी इसके विरुद्ध में चला गया था।
युआन शिकाई के विरुद्ध में चला गया था। अर्थात कुल मिलाकर देखा गया तो छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की, छात्र, शिक्षक, अध्यापक ने आंदोलन की शुरुआत की, फिर व्यापारियों ने, फिर सभी जनसाधारण वर्ग ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन सफल भी रहा। अब देखते हैं इस आंदोलन के प्रभाव को, जो इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला जो प्रभाव है वह यह है कि सरकार की नीति में बदलाव आया। सरकार की नीति में बदलाव क्या आया कि विद्रोह इतना तीव्र था कि सरकार को झुकना पड़ा। तो सरकार किसकी थी? युआन शिकाई की सरकार थी। तुरंत जापान की किस मांगों को रद्द कर दिया गया? यह बोला गया कि जापान का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह बोला गया कि हम लोग विदेशों के अपमानजनक संधियों को नहीं मानेंगे। अर्थात सरकार तुरंत अपनी नीति में बदलाव लाती है, जो कि इस आंदोलन का सबसे प्रमुख प्रभाव था। दूसरा, चीन में अभी तक आधुनिकीकरण नहीं हुआ था। इसने आधुनिकीकरण का दरवाजा को खोल दिया इस आंदोलन। अर्थात इस आंदोलन के फलस्वरूप अब चीनी सरकार को लगा कि नहीं, अगर चीन को विश्व के समान पटल पर लाना है तो चीन का आधुनिकीकरण करना होगा। तीसरा, इसी समय से चीन में बौद्धिकों का एक मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हुआ। यानी इसके बाद से 1919 ईस्वी के बाद से चीन के जो पढ़े लिखे लोग थे वो मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हुए। चौथा, इस आंदोलन के फलस्वरूप विश्व शक्तियों पर वाशिंगटन सम्मेलन बुलाने का दबाव बना। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। पेरिस शांति सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधि वापस आ गए थे, तो फलस्वरूप विदेशी शक्तियों पर दबाव पड़ा कि नहीं, वाशिंगटन सम्मेलन को बुलाया जाए, और वाशिंगटन सम्मेलन को 1921-22 ईस्वी में बुलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो था कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से चीन में काफी उन्नति हुई। और लोगों में किस चीज का बोध हुआ? तो राष्ट्रीयता का बोध हुआ। अर्थात इन लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से काफी लाभ हुआ, काफी आकर्षित हुआ। इन लोगों को लगा कि नहीं, चीन का विकास करना है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इसकी प्रकृति। तो आप लोग सीधे बोलिएगा कि यह एक बौद्धिक आंदोलन था। बौद्धिक आंदोलन हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि नवयुवक वर्ग समझ रहा था कि चीन का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, चीन पिछड़ रहा है। हम लोगों को अगर विकास करना है तो हम लोगों को शिक्षित होना होगा। हम लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, विदेशी शक्तियों को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। तो यह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। सांस्कृतिक इसलिए कि ये लोग चीनी वासी अपनी सभ्यता और संस्कृति को अधिक महत्व देना चाहते थे। अगला, आंदोलन की प्रकृति राष्ट्रवादी थी। राष्ट्रवादी कहने का मतलब छात्रों ने भाग लिया, व्यापारियों ने भाग लिया, फिर जनसाधारण वर्ग ने भी भाग लिया, और राष्ट्रीयता की भावना इससे फैली, इसलिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसमें मध्यम वर्ग ने विशेष रूप से भाग लिया था, लेकिन यह जन सामान्य आंदोलन भी था, जैसा कि बोल दिया गया। और यह आंदोलन जो था वो सर्वव्यापक था। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो 4 मई जो आंदोलन था, एक प्रकार का बौद्धिक, सांस्कृतिक और जनसाधारण वर्ग का आंदोलन था। और इस आंदोलन ने चीन की सभ्यता और संस्कृति पे काफी प्रभाव डाला, जिसका प्रभाव आज भी हम लोग देख रहे हैं कि चीन आज इतना विकसित हो गया है, इतना डेवलप हो गया है कि आज वह अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की श्रेणियों में आ रहा है। जिस चीन को कभी लोग गुलाम बनाकर रखते थे, आज गुलाम बनाने वाले देशों की यह बराबरी